वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, राजा, किसान और नगर। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था जो देखेंगे लगभग चली थी इसकी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। आपके ये स्मरणीय बिंदु है, मतलब ये पेपर के हिसाब से शॉर्ट नोट पे बने हुए हैं। देखते हैं। जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया, जिनसे राजा अशोक के अभिलेख और सिक्कों का भी पता चला था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इसका कारण आरंभिक राज्य और नगरों का विकास। क्यों माना जाता है इसको परिवर्तनकारी काल? क्योंकि इसमें क्या होता, आरंभिक राज्य और नगरों का क्या हुआ था, विकास हुआ था। लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन हुआ था। लोहे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हुआ था और सिक्कों का क्या हुआ था, प्रचलन चालू हो गया था, मतलब इस्तेमाल करना चालू हुआ था। इस काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, वज्जी, अवंती आदि क्या थे, प्रमुख थे। 16 महाजनपद आए थे, उसमें जो ये थे मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, वज्जी, अवंती आदि क्या थे, बहुत ज़्यादा इसमें प्रमुख थे। मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के कारण थे। फर्स्ट देखते हैं मगध का कि भाई इतना शक्तिशाली महाजनपद बना क्यों। सबसे पहला क्या थी, वहाँ की भूजी। देखो कोई भी जनता रहेगी या आदमी, एक नगर व्यवस्था बनेगी तो क्या देखा जाएगा वहाँ पे कि लोगों को खाने पीने के लिए क्या। तो सबसे पहले उपजाऊ भूमि बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें क्या होता, वहाँ पे नगर व्यवस्था बनी। जंगलों में हाथियों की उपलब्धता भी थी। क्या थी, जंगलों में हाथियों की उपलब्धता थी। लोहे की खदानें थी। नदियों द्वारा यातायात के क्या थे, आपके साधन भी थे कि आप इधर से उधर जा सकते हो। योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक भी क्या थे, योग्य भी थे और महत्वाकांक्षी, मतलब राज्य बनाना जानते थे, उनके अंदर महत्वाकांक्षी थी। सुरक्षित राजधानियाँ काफ़ी सुरक्षित थी, क्योंकि क्या किया जाता था, बीच में बनाया जाता था और चारों तरफ दीवारें, दुर्ग बना दिए जाते थे। इससे क्या होता था, क्या करेगा, कोई बाहर वाला इसको तोड़ नहीं पाएगा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। क्या थे, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य का पहला साम्राज्य था। किसने संस्थापना की थी मौर्य वंश की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य वंश साम्राज्य भारत का क्या था, पहला साम्राज्य था। 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच भारतीय इतिहास के आकलन हेतु इतिहासकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्रोत की अधिक जो इतिहासकार ने, उन्होंने स्रोत कौन कौन से इस्तेमाल करके बताया कि भाई इस टाइम ये सभ्यता थी। अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्र, मूर्तियाँ और भवनाशेष, जो भवन के शेष बचे हुए हैं। इसमें दो थे आपके, एक प्रिंसेस थे, एक प्रियदर्शी थे। 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। ये दोनों लिपियां प्रारंभिक अभिलेखों द्वारा सिक्के पर उद्धृत थी, मतलब सिक्के पे क्या की थी, उसको लिखा गया था, दोनों लिपियां। अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा था। प्रियदर्शी किसको कह रहे हैं, जो मनोहर मुखाकृति वाला राजा है। कुछ अभिलेखों पर अशोक, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में एक था, लिखा था। अशोक कौन थे? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार एक प्रसिद्ध शासक थे, उनका भी अभिलेख लिखे हुए थे। प्रारंभिक राज्य देखें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है, क्योंकि इसमें आरंभिक राज्यों का उदय हुआ, लोहों का बढ़ता प्रयोग यूज किया गया, बौद्ध तथा जैन साहित्य, अन्य दार्शनिक विचार धाराओं का विकास हुआ, सिक्कों का विकास हुआ,
16 महाजनपदों का उल्लेख है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, परिवर्तनकारी काल माना जाता है। ठीक है, तो इसको क्या माना जाता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तनकारी काल माना जाता है। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन कुल लोग अपना पैर रखता अर्थात बच जाता था, भाई गए वहाँ पे और बस गए। इसका प्रयोग प्राकृतिक और संस्कृत में भी मिलता है, दो भाषा प्राकृत और संस्कृत में भी मिलता है। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या थे। मौर्य का देखें भाई कि चीज़ों के हमें पता कैसे चला, मेगिस्थिनिस के इंडिका से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र थे, जैन साहित्य थे उनसे पता चला, बौद्ध साहित्यों से पता चला, प्रारंभिक ग्रंथों से पता चला, अभिलेख अशोक के, ठीक है, और संस्कृत वाङ्मय से भी पता चला। गुप्त अभिलेख, सिक्के, साहित्य, प्रशस्तियाँ, प्रयाग प्रशस्ति और समुद्र गेती, तो इनसे क्या पता चला, गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चला। मौर्य साम्राज्य में पांच प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र, उसकी राजधानी कौन थी, पाटलिपुत्र, और 4 प्रांत थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्ण। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत थे, ठीक है, कौन कौन से, मौर्य मेगिस्थिनिस की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, पौराणिक अभिलेख, ठीक है, और संस्कृत वाङ्मय। और गुप्त साम्राज्य के देखें तो अभिलेख, सिक्के, साहित्य, प्रशस्तियाँ, प्रयाग प्रशस्ति और समुद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य में हम देखें तो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी इनकी क्या थी, पाटलिपुत्र, और 4 प्रांत आपके मेन थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। मेगिस्थिनिस द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया था। मेगिस्थिनिस ने सैनिक समितियों का उल्लेख किया जिसमें कार्य, नौसेना का यातायात, खान पान, पैदल सेना का, अश्वरोहियों का, स्थायरोहियों का, सबका क्या किया गया इसमें बताया गया। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय माना जाता है कि गुप्त साम्राज्य कब आया, 4वीं शताब्दी में। सामंतवाद का उदय संभवतः इसी काल में माना जाता है कि सामंतवाद का भी उदय कब हुआ था, गुप्त काल में। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांडे जैसे समृद्ध और स्थायी राज्यों का उदय भी किसमें हुआ, गुप्त काल में होगी। ये दक्षिण भारत के मेन थे आपके क्या, चोल, चेर और पांडे। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग किया गया। पहले क्या लोहे के फाल नहीं इस्तेमाल किया था, तो लोहे के फाल का इस्तेमाल किया, जो क्या लोहे के फाल का इस्तेमाल करने से क्या है कि मिट्टी आराम से उलट जाएगी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी के काल में व्यापार के लिए सिक्कों के प्रचलन से विनिमय आसान हो गया। पहले विनिमय प्रणाली चलती थी, वस्तु के बदले वस्तु, पर सिक्कों का प्रचलन हुआ तो विनिमय आसान हो गया। उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना, मतलब देवी देवताओं ने क्या किया कि हमें उच्च स्थिति चाहिए तो हम देवी देवता, अपने को ऐसा दिखाएं कि हम देवी देवता हैं और हमें देवी देवताओं ने भेजा है तो हम आपके लिए हैं, तो उनका क्या होगा, स्थान उच्च हो जाएगा। 2वीं शताब्दी के कई नगरों से छोटे दानात्मक अभिलेख से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी मिलती है, जैसे धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहार आदि, धार्मिक, गुरु, व्यापार। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे इस तरह के भी लोग थे। उत्पादक और व्यापारियों के संग श्रेणी का उल्लेख मिलता है। श्रेणियाँ संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उसमें सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल कई दिशाओं में फैला। अरब सागर से उत्तर अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक और पश्चिम बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक क्या फैला था, ये नगर फैले थे, नदी मार्ग। गुप्त काल के अंतिम समय सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करती है कि गुप्त काल के अंतिम समय में किसकी कमी हो गई थी, सिक्कों की। तो सिक्कों की जब कमी हुई तो क्या हो गया, आर्थिक गिरावट आई। अभिलेख साक्ष्य इस काल के इतिहास के जानने के लिए प्रमुख स्रोत हैं। अभिलेख शास्त्रियों ने अभिलेख के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि को भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं अक्षरों तथा हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना,
कि क्या होते थे, अक्षरों को हल्के ढंग से बिल्कुल किसी चीज़ पे क्या किए जाते थे, उत्कीर्ण किए जाते, लिखे जाते थे। अभिलेखों के टूट जाने से कुछ अक्षरों का लुप्त हो जाना। उत्कीर्ण करना मतलब क्या होता है, जैसे पत्थरों पे या किसी चीज़ पे उसको लिखना। वास्तविक अर्थ ना निकाल पाना, भाषा समझ ना आना, दैनिक प्रक्रिया और रोज़मर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में ना मिलना। प्रस्तर मूर्तियाँ साहित्य मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व का एक अद्भुत काल के प्रमाण थे। ये मौर्य की पहचान माने जाते थे। क्या? प्रस्तर मूर्तियाँ। कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र उपाधि भी धारण की। मतलब कुषाण शासकों ने अपने को देवपुत्र की, देवताओं ने हमें भेजा। संभवतः वो चीन के शासकों से प्रेरित थे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। अब चीन के उस टाइम क्या कहते थे, अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे, तो ये क्या कहते थे, अपने आप को देवपुत्र कहते थे। कुषाण शासकों के राजधर्म को जानने के लिए सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्के और मूर्तियाँ। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। मतलब जनपद क्या, कोई आया और उस पर बस गया। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों में मिलता है। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू हुई। इनमें शासक और समाज के अन्य वर्गों के लिए नियमों का क्या किया गया, निर्धारण किया गया। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था, जिसके अधीन क्षेत्र को सरदारी कहा जाता था। तो मतलब सरदार क्या होता था, शक्तिशाली होता था, इसका पद वंशानुगत, मतलब उसके बेटे के बेटे बेटे के बेटे करते हैं। और उसके अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता था, सरदारी। प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, की रचना संस्कृत भाषा में हरिसेन ने की, और जो सम्राट समुद्रगुप्त के कौन थे, राज्य कवि थे। सम्राट समुद्रगुप्त के राज्य कवि कौन थे, हरिसेन। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की स्तंभ की अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, उसकी रचना की थी। सुदर्शन झील का निर्माण किसमें कराया था, मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा किया गया था। इसका ज्ञान हमें शक शासक रुद्रदमन के पाषाण अभिलेख से होता है। गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों पर नियंत्रण करता था। पाली भाषा में इस शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इसमें साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का भी विश्लेषण भी इन लेख से निर्मित अंतर्गत आता है। पत्थर, जैसे अभिलेख आपके कौन, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर। इनमें धार्मिक संस्थाओं को भी दिया गया दान ब्यौरा था। ये स्थायी प्रमाण थे। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में थे। अभिलेख उन लोगों की उपलब्धताओं, क्रियाकलापों तथा विचार में लिखे जाते थे। इन पर इनके निर्माण की तिथि खुदी हुई होती थी। तिथि न मिलने से इस काल निर्धारण पुराण लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर किया जाता था। अगर तिथि नहीं मिली तो लेखन शैली देखेंगे, कौन सी लेखन शैली है, वो किस काल में इस्तेमाल होती है, तो उससे पता चल जाता था। अभिलेख साक्ष्य सीमा, तकनीकी सीमाओं, अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता जिससे पढ़ पाना मुश्किल होता था। कभी कभी अभिलेख नष्ट भी हो जाते जिनसे अक्षर क्या हो जाते थे, लुप्त हो जाते थे। शब्दों के वास्तविक अर्थ का पूर्व रूप से ज्ञान नहीं होता था। कुछ किसी विशेष संस्थान या समय से संबंधित थे। कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए लेकिन सभी का अर्थ, प्रकाशन या अनुवाद नहीं किया जाता। तो ये क्या दिया हुआ आपको, अभिलेख के बारे में दिया गया, उसकी साक्ष्य सीमा कैसे पता चलती। ये था आपका चैप्टर 2 और उसके कुछ ही आपके क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। 1 वर्ड भी हैं और आपके 4 ऑप्शंस वाले भी हैं और 3 मार्क्स वाले भी आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे और 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आएँ आप उसको देख सकें। ये आपके 3 अंक वाले प्रश्न हैं और ये आपके 8 अंक वाले प्रश्न। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर ख़त्म। ओके, थैंक यू।